वेलकम फ्रेंड्स। हेलो एल्केन और हेरो एरीन टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में हम लोगों ने अभी लास्ट 3 वीडियोस में हेरो एरीन टॉपिक स्टार्ट किया था और हम हेरो एरीन के 3 वीडियोस पढ़ चुके हैं। आज हम अपना लास्ट वीडियो हेलो एरीन से रिलेटेड बनाने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ एक क्वेश्चंस एनसीईआरटी में है जो हमारे सेकेंड वीडियो से रिलेटेड है। मैंने सेकेंड वीडियो में आपको बताया था कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसमें जो सीएल ग्रुप का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड रहता है। आपको एक बार रिमाइंड कराने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, ये जो क्लोरोबेंजीन है, इस क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन ग्रुप है उसका जो लोन पेयर है ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है और इस तरह से हमारी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। ध्यान से समझिएगा, अनुनादी संरचनाएं कई सारी हैं, मगर अभी हम केवल रिफ्रेश करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए हम केवल एक संरचना बना रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हाँ देखिए इस तरह की कोई संरचना थी। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। ठीक है, कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन ग्रुप का लोन पेयर है ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाता है जिसकी वजह से वो अनुनादी संरचना बना लेता है। अब हम इसी टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बोर्ड का पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, आपसे बोला गया है क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट में लिखा हुआ है मैंने, डाइपोल मोमेंट या जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू से डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसका सूत्र होता है आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी। ये होता है सूत्र। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है आवेश और आवेश के बीच की दूरी। अब हमसे पूछा गया है कि जो क्लोरोबेंजीन है उसका द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की तुलना में कम होता है। ऐसा क्यों है? तो हम साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का संरचना और बना लेते हैं, उसको देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास एक रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। मैं नाम यहां पहले लिख दे रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। देखो, साइक्लोहेक्सेन की संरचना है ये साइक्लोहेक्सेन की संरचना है। अब इसमें एक H हटाकर हम Cl लगा दें तो उसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। जैसे ये है मेथेन और ये हो जाएगा मैथिल क्लोराइड। उसी तरह से ये है साइक्लोहेक्सेन, एल्केन है ये, और यहां H हटा के हम Cl लगा दें तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। क्लियर है? तो अभी तो हमने संरचनाएं देखी, केवल क्या क्या संरचना देखी? ये है क्लोरोबेंजीन की संरचना और ये है साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की संरचना। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि जो डाइपोल मोमेंट म्यू, इसका क्लोरोबेंजीन, देखो सीबी का मतलब है क्लोरोबेंजीन, जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का वो कम होता है, और डाइपोल मोमेंट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, ठीक है, सीसी लिखा हुआ है, पूरा पूरा नाम आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। मतलब कहने का मतलब, ये जो क्वेश्चन है ये मैं इस फॉर्मेट पे लिखा हूं कि साइक्लोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम होता है और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे आप आवेश समझ लीजिए से। देखो, सबसे पहले तो याद रखिए कि ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें ये जो कार्बन है उसका संकरण है sp2। ठीक है, जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है उस कार्बन पर संकरण होता है sp2। आपने संकरण को निकालना सीखा होगा। और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है, उसका संकरण क्या है? sp3। अब आप समझिए, यहां पे मैं यहां लिख दूं, देखो एक है sp2 का मतलब है कि 1 भाग s और 2 भाग p, और sp3 का मतलब है 1 भाग s और 3 भाग p। अब आप बताइए, अगर हमने एक गोले के 3 भाग किए, देखो 3 भाग हमने कर दिए, पहला भाग इस तरह से हमने कर दिया, ये 1 भाग है s और 2 भाग है p, तो आप बताओ s का परसेंटेज कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 33.3%, और p का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 66.6%। मतलब पूर्ण संख्या नहीं है, 3 3 कर लेना, 6 6 कर लेना। अब अगर हमने 4 भाग किए,
उसमें से एक भाग S है और 3 भाग क्या है, P है। तो आप बताओ S का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25% और P का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 75%। या कहें तो सीधा सीधा हम लोगों को लिखना क्या पड़ेगा कि क्लोरोबेंजीन में ये जो कार्बन है जिससे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका संकरण कौन सा होता है, sp2। और इसमें जो S की प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 33.3%। और जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसका संकरण कौन सा होता है, sp3। और उसमें जो S की प्रतिशत मात्रा है वो कितनी होती है, 25%। ये तो आपको लिख ही लोगे आप। अब हमारा स्टेटमेंट क्या होगा कि या एक हमें फैक्ट याद रखना है कि अगर S प्रतिशत ज्यादा होता है तो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। आप बताओ यहां पर क्लोरोबेंजीन में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी ओर खींचेगा तो ऐसी स्थिति में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। देखो जनरली होता यह है कि क्लोरीन अपनी ओर खींचता है तो क्लोरीन पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन को कौन खींचने लगेगा, जब कार्बन अपनी ओर खींचने लगेगा तो आवेश की मात्रा नेगेटिव से किस में बदलने लगेगी, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगी, पॉजिटिव मतलब 0 की तरफ जाने लगेगी। तो कहें तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमारा भाषा क्या हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन में जिस कार्बन पर क्लोरो ग्रुप जुड़ा होता है वह sp2 संकरित होता है। इसमें S प्रतिशत का मान 33.3% होता है, जबकि साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड में जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा होता है उसका संकरण sp3 होता है और उसमें S गुण का प्रतिशत मान 25% होता है। हम जानते हैं कि अगर S गुण का मान ज्यादा होता है तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। ऐसी स्थिति में क्लोरोबेंजीन में उपस्थित कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन पर आवेश की मात्रा घट जाएगी। नंबर 1, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दूसरी चीज, ये जो अनुनादी संरचना बनाई थी उसकी वजह से सिंगल बॉन्ड के साथ साथ उसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, द्विक बंध का लक्षण आ जाता है। और द्विक बंध का लक्षण आने से जो लंबाई है बंध की वो घट जाती है, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है और डबल बॉन्ड छोटा होता है। तो आप बताओ क्लोरोबेंजीन में एक तो आवेश घट गया और लंबाई घट गई, मतलब आवेश और दूरी का गुणनफल दोनों घट गया, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। और अगर हम साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड की बात करें तो यहाँ S गुण का मान ज्यादा है, यहां पर क्लोरीन पर आवेश ज्यादा होगा, साथ ही साथ सिंगल बॉन्ड है इसलिए लंबाई भी ज्यादा है, आवेश ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है तो गुणनफल भी ज्यादा होगा। इसलिए साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट है वह क्या होता है, अधिक होता है। आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर आपको भाषा लिखनी है तो वीडियो को रिपीट करके जो मैंने भाषा बोली है वर्ड टू वर्ड वही भाषा आपको लिख देनी है और ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से बना देने हैं जिससे आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। देखिए दूसरे क्वेश्चन को समझिए। देखो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी कि S परसेंटेज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, S गुण का मान ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये कहां से आया, जनरल केमिस्ट्री में आपको सिखाने वाला पार्ट है। तो जनरल केमिस्ट्री के जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब आपको ये चीजें क्लियर कर दूंगा। अभी फिलहाल आप इसको फैक्ट के तौर पर याद कर लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। आप पहले समझ लीजिए जो एल्किल हैलाइड है मतलब जो Rx है उसमें X पर होता है आंशिक ऋणावेश, R पर होता है आंशिक धनावेश। एक और एल्किल हैलाइड है आंशिक ऋणावेश आंशिक धनावेश। तो जो एल्किल हैलाइड है वो द्विध्रुव के रूप में रहता है और ये द्विध्रुव और ये द्विध्रुव इनके बीच में क्या रहता है, एक आकर्षण बल। कैसे आकर्षण रहता है आप खुद से देख सकते हो। ये जो X का ऋण भाग है और R का धन भाग है इनके बीच आकर्षण लगेगा और X का ऋण भाग और R का धन भाग इनके बीच आकर्षण लगेगा। ऐसा नहीं है कि दो ही अणु हैं, ऐसे सैकड़ों अणु आपस में जुड़े होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हेलो एल्केन है, ध्यान से समझिएगा, जो हेलो एल्केन है वो द्विध्रुव के रूप में होते हैं और हेलो एल्केन में जो अणु होते हैं, हेलो एल्केन के जो अणु होते हैं वो आपस में किस बल से जुड़े होते हैं, तो आप कहोगे ये इनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। कौन कौन सा बल होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल इसमें मौजूद होता है। ठीक है, द्विध्रुव आकर्षण बल रहता है।
इसी तरह से अगर हम जल में बात करें तो आपको पता है जल भी एक ध्रुवीय विलायक है, उसके पास भी H पर आंशिक धनावेश और O पर आंशिक ऋणावेश होता है। अगर हम जल के अणु की बात करें तो उसमें भी इसी तरह का एक इंटरेक्शन होता है, मगर उस इंटरेक्शन को हम द्विध्रुव आकर्षण बल नहीं कहते हैं। वहां पर हम क्या कह सकते हैं मतलब द्विध्रुव आकर्षण तो ये भी है, बट इसका नाम हो जाता है हाइड्रोजन बंध। मतलब कहने का मतलब दो हमारे पास लिक्विड अलग अलग हैं, एक लिक्विड का नाम है हेलोएल्केन और दूसरे लिक्विड का नाम है हमारे पास जल। हेलोएल्केन में जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं, अणु हैं, हेलोएल्केन्स के जो अणु हैं, उनके बीच में कौन सा बल लग रहा है? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आकर्षण बल। और जो जल के अणु हैं उनके अणुओं के बीच में कौन सा आकर्षण बल लग रहा है? वो भी डाइपोल मोमेंट है, मगर उसका नाम यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध। अब हम अगर दोनों को मिला दें तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास क्या हम सोचते हैं कि जैसा R पर प्लस और X पर माइनस था, उसी तरह से O पर माइनस और H पर प्लस, मतलब जो जल का अणु होता है ना, तो यहां पर भी भाई इस तरह से आकर्षण लगने लगेगा और एल्केन हैलाइड को जल में घुलनशील हो जाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। कारण क्या है? देखो, हेलोएल्केन्स के बीच में जो द्विध्रुव आकर्षण बल है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो परिमाण होता है, वो जब जल के अणुओं के साथ अगर उनको मिक्स करके हेलोएल्केन और जल के अणुओं के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल के परिमाण को अगर देखा जाए तो हेलोएल्केन का परिमाण लगने वाले द्विध्रुव आकर्षण बल का परिमाण ज्यादा होता है इनके कंपैरिजन में, इसलिए हेलोएल्केन इसमें घुलनशील नहीं होते हैं। आप खुद से बताओ, आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे सपोज दैट हमने आपसे बोला है कि एक बिजनेस करिए, एक बिजनेस में आप 1000 रुपए लगाइए, आपको उस बिजनेस से फाइनल मूलधन मिलाते हुए, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मिलाते हुए लास्ट में 100 रुपए मिलेंगे। तो आप कहोगे यार बेवकूफ हैं हम, क्या 1000 रुपए लगा के 100 रुपए कमाएंगे? भाई 1000 रुपए लगा के अगर हमें 1100 मिलते, 1200 मिलते, तब तो हम वो बिजनेस करते। सेम चीज यहां पर है। ये हेलोएल्केन्स हैं, इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसका मैग्नीट्यूड मान लो 100 न्यूटन है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और जो अगर हेलोएल्केन का अणु अगर जल के साथ इंटरेक्ट करता है तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल का इंटरेक्शन है वो कितना है? 60 न्यूटन है। तो आप बताओ कि वो 100 वाला बल टूटेगा ही क्यों? वो कहेगा हमें नहीं करना है ऐसा बिजनेस, हम तो अपने में ही सही हैं। इसलिए वो जो जल के अणु हैं उसमें ये हेलोएल्केन्स घुलनशील नहीं होते हैं। देखो, इसकी भाषा हम कैसे लिखेंगे? बहुत सिंपल से शब्दों में लिखेंगे। क्या लिखना चाहिए हमें? हेलोएल्केन्स के अणुओं के बीच द्विध्रुव आकर्षण बल का मान अधिक होता है। जब इन्हें हम जल में घोलते हैं तो हेलोएल्केन और जल के अणुओं के बीच लगने वाले द्विध्रुव आकर्षण बल का मान कम, तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है। यही वजह है कि हेलोएल्केन्स जल में घुलनशील नहीं होते हैं। या फिर इसको हम कभी कभी दूसरी भाषा में लिख देते हैं कि जो हेलोएल्केन्स हैं वो जल के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करते हैं, इसकी वजह से हेलोएल्केन्स भी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्योंकि जल में घुलनशील दो ही पदार्थ होते हैं, या तो वो आयनिक होगा तो घुलेगा, या फिर अगर वो पदार्थ आयनिक नहीं है और फिर वो पदार्थ घुल रहा है तो डेफिनेटली वो पदार्थ हाइड्रोजन बंध बना रहा होगा, तब जाकर के वो उसमें घुलनशील होता है। तो आप अपने आंसर को दो फॉर्मेट पर लिख सकते हो। जो मैंने बोला है उसको रिपीट करके सुन लीजिएगा और अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, किताब भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूं, एनसीईआरटी के फेमस क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं तीसरा। देखो, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। आपको बोला गया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आप किताब पढ़ोगे तो उसमें ग्रिग्नार्ड लिखा हुआ है, एक ही चीज है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जब हम निर्माण करते हैं, विवेचन करते हैं, तो निर्जलीय अवस्था का क्यों लेते हैं? हम कहते हैं शुष्क ईथर लेते हैं, शुष्क ईथर लेते हैं। हमने देखा था कि हमने क्या किया था? RX की रिएक्शन किससे कराई थी? मैग्नीशियम से कराई थी, और यहां पर क्या लिया था? शुष्क ईथर लिया था। क्या लिया था? शुष्क ईथर लिया था। तब जाकर के हमको क्या मिला था? RMgX मिला था। आपसे पूछा जा रहा है शुष्क परिस्थिति क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं? आपको ये रीजन हम बता चुके हैं कि अगर हम शुष्क परिस्थिति नहीं लेंगे तो जो ग्रिग्नार्ड बनेगा वो नमी के साथ क्रिया कर लेगा, और नमी के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? एल्केन का निर्माण कर लेता है। इसलिए हम किस परिस्थिति का निर्माण करते हैं?
शुष्क परिस्थिति लेते हैं, जिससे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमारा नमी के साथ क्रिया करके एल्केन में परिवर्तित न हो। ये प्रक्रिया को रोकने के लिए हम शुष्क परिस्थिति में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करते हैं। तो ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको अगर लगता है कि आप वो सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आपके लिए देखो मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को देखें। देखो मेरे हर वीडियो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरे वीडियो नहीं देखना है, मुझे तो हेलो एलियंस ही सीखना है, तो आप हेलो एलियंस के जो मैंने जस्ट 4 वीडियो टोटल इसको मिलाते हुए जो 4 वीडियो अपलोड किए हैं, आप उन वीडियोस को क्रम से भर देख लीजिए। तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हेलो एलियंस का होना, एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो हमें लगता है ये समझ में आ गया होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं अलग से वीडियोस बना करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर के सॉल्व करा दूंगा। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों की। उन रासायनिक गुणों में और कौन कौन सी चीजें हैं वो हम आइए आपको बताते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है, उसे देख लेते हैं। आपसे 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। देखो क्लोरोबेंजीन, संरचना मैंने पहले से बना के रखी हुई है। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन और टोलुइन, ये 3 संरचनाएं आपकी बनी हुई है। आपसे बोला जा रहा है कि ये तीनों ही कौन सी रिएक्शन देते हैं, कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीनों ही कौन से देते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। याद कर लीजिए आप, ये जो पॉइंट में लिख रहा हूं उसको आप याद कर लीजिएगा, जिनको नहीं पता हो उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बेंजीन एवं उसके व्युत्पन्न इलेक्ट्रॉन स्नेही, या इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इस शब्द की जगह क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। पहले तो आप याद कर लीजिए इसे, प्रदर्शित करते हैं मतलब बेंजीन हो या बेंजीन का डेरिवेटिव हो। देखो ये बेंजीन है और ये डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव और ये भी डेरिवेटिव है। इन सभी को कौन सी रिएक्शन शो करनी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देता हूं। देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तभी तो वो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करेगा। मतलब जिसके पास प्लस चार्ज हो या जो लुईस अम्ल टाइप का हो, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अगर हम आपसे पूछें इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिकर्मक कौन से होते हैं, तो आप तुरंत से देखोगे कि जिनके पास प्लस चार्ज है या जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वो भले प्लस चार्ज नहीं होगा तो भी वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अभिकर्मक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब देखो होता यह है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बेंजीन से जाकर के क्रिया करता है। तो बेंजीन के पास आपको पता है 6H है। इन 6H में से किसी भी एक H को वो हटा देता है। ये जब रिएक्शन करेगा तो वो इस H को क्या करेगा? हटा देगा और उसकी जगह पे क्या लग जाएगा? खुद लग जाएगा। तो H को हटा देगा, H को हटा देगा और खुद लग जाएगा, मतलब प्रतिस्थापित कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बेंजीन से जब प्रतिस्थापन टाइप की अभिक्रिया देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो मैं इस टॉपिक को हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन हमारा आज का टॉपिक नहीं है। ये जब टॉपिक आएगा तब हम इसको डिटेल में लेंगे, मगर अभी हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे स्पीशीज या जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन में से H हटा देता है और उसकी जगह खुद लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बेंजीन है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा ही, ये उसके डेरिवेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तीनों दे रहे हैं, तो बताओ कौन फास्टर देता है, कौन स्लोअर देता है, कौन तेजी के साथ देता है, कौन धीमी गति से देता है। तो उसके लिए देखो आपको क्या याद रखना है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि अगर यहां पर दूसरा पॉइंट है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। यदि कोई समूह बेंजीन
रिंग या जिसको वलय कहते हैं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। बढ़ा देने का मतलब है इंक्रीज कर देता है, तो वह समूह सक्रियक समूह कहलाता है। सक्रियक समूह कहलाता है। सक्रियक समूह मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाता है। सक्रियक समूह कहलाता है। और आगे क्या लिखेंगे? सक्रियक समूह की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो समूह सक्रियक होते हैं, आपको पूछे सक्रियक समूह एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब आप कहोगे रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते कैसे हैं? देखो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, उसको हटा रहा हूं। ठीक है, यहां देखो ये OH ग्रुप है, इसमें लोन पेयर है। ये लोन पेयर अगर अंदर की तरफ जाएगा तो इस तरह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का घनत्व O से कहां चला गया, रिंग के अंदर चला गया। तो हमने क्या बोला कि ये जो OH ग्रुप है ये रिंग की एक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए जो OH ग्रुप है वो कैसा समूह है, वो सक्रियक समूह है। तो जो ग्रुप रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाते हैं, उन समूहों को हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, उनको बोलते हैं सक्रियक समूह। और जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच ले, जैसे थोड़ी देर के लिए हमने एक उदाहरण लिया, हमने ले लिया यहाँ पे CHO, एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। तो देखो CHO में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C से ज्यादा है, तो ये O पर नेगेटिव आएगा और यहां C पर पॉजिटिव आएगा। उस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलने लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये जो CHO ग्रुप है इसने रिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुला लिया, अपनी ओर खींच लिया, रिंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर दिया। तो ऐसे समूह को हम बोलते हैं निष्क्रियक समूह या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो बेंजीन से लगे हुए ग्रुप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वो कहलाते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, घटा रहे हैं, अपनी ओर खींच ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब एक्टिवेटिंग जो ग्रुप होते हैं अगर वो लग जाए तो रिंग एक्टिव हो जाएगी और बेंजीन कौन सी रिएक्शन देती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो स्पीड है, जो दर है, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब आप यहां पर देखिए, अब आपको केवल भाषा में क्या लिखनी है कि जो टोलुइन है, ये लिखा था ना क्वेश्चन हमारा, तो ये था, ये तीन चीजें थी। तो हम क्या लिखेंगे? टोलुइन में जो एल्किल ग्रुप होता है, टोलुइन में जो एल्किल ग्रुप है या कहो तो मैथिल ग्रुप है, ये कैसा समूह है? एक्टिवेटेड या सक्रिय समूह है। कौन सा समूह है? ये सक्रियक समूह है, जिसकी वजह से ये स्पीड ज्यादा देता है। किसकी स्पीड ज्यादा देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की स्पीड सबसे ज्यादा कौन देगा? टोलुइन, क्योंकि इसमें जो CH3 समूह है वो कैसा समूह है? सक्रिय समूह है। बेंजीन तो ठीक है, जैसा है तो ठीक ही है, मगर यहां पर जब हम बात करते हैं क्लोरोबेंजीन की, तो देखो यहां लोन पेयर है, ये अंदर की तरफ जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे क्लोरीन तो सक्रिय समूह है, मगर नहीं, यहां पर एक दूसरा प्रभाव भी लगता है ना, बताया था माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो Cl की तरफ जाएगा। देखो दो प्रभाव हैं, ये अंदर आना, ये कहलाता है +m प्रभाव, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींच लेना, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर खींच लेना, इसको क्या बोलते हैं? माइनस आई प्रभाव। इन दोनों प्रभावों में क्लोरीन का कौन सा प्रभाव डोमिनेट करता है? माइनस आई प्रभाव। देन रिजल्टेंट क्या होता है कि एक वेक्टर तो है नीचे की तरफ, ये है 50 यूनिट का, और दूसरा वेक्टर है ऊपर की तरफ, ये है 80 यूनिट का। तो आप बताओ इसमें प्रभावी कौन सा वेक्टर है? जो बाहर की तरफ खींच रहा है 80 वाला, मतलब माइनस आई प्रभाव ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी वजह से ये Cl ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा। निष्क्रिय समूह है, और निष्क्रिय समूह की उपस्थिति की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो क्लोरोबेंजीन
धीमी गति से देगा, टोलुइन ज्यादा तेज गति से देगा, और बेंजीन से कंपैरिजन हो रहा है, बेंजीन से ज्यादा देगा टोलुइन और बेंजीन से कम देगा क्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो बढ़ता हुआ क्रम है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपसे घटता हुआ क्रम पूछा था तो आप इसको पहले लिखिएगा, फिर ये, और लास्ट में ही हो जाएगा घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम, इसको आप खुद से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे, आप इन क्वेश्चनों को पहले कर लीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इनके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब इसके बाद हम रासायनिक गुणों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देते हैं, अदरवाइज ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, आपसे कवर नहीं होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को रिपीट करके सुनिए, लिखिए लिखिए लिखिए, बिना लिखे ये चीजें नहीं आती हैं। कहानी नहीं है कि आपको कहानी सुना दी जाए और आपको चीजें आने लगेंगी। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कान में रीड लगाइए, कॉपी पे लिखिए। और सबसे जरूरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान उमंग बनाइए, उत्साह के साथ पढ़िए। पढ़ाई को बोझल तरीके से नहीं पढ़ना है कि पढ़ाई पेरेंट्स कह रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, सर कह रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। नहीं, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही पढ़िए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही चीजों में जाइए। क्योंकि देखिए, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर गेन कर लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ज्ञान वो धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है। अगर आपको पास एक बार नॉलेज आ जाती है तो उसको आपसे कोई नहीं ले पाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा उमंग उत्साह के साथ पढ़िए, पूरे मन से पढ़िए, लिखिए। उम्मीद है कि आप सभी एक ना एक दिन मेरी बात जरूर समझेंगे और सभी जब अच्छा करेंगे तो मेरा उद्देश्य जो आपको पढ़ाने का है वो डेफिनेटली पूरा होगा। उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको जरूर दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।